गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। पिछले जो क्लास में हम लोग डायरेक्ट जो आर्क फर्नेस के बारे में डिस्कस किए थे, आज हम लोग एक अनदर जो है आर्क फर्नेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपका है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, या इसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग भी। ठीक है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस मटेरियल को हमको मेल्ट करना होगा उसमें हम डायरेक्टली जो है करंट को फ्लो नहीं कराएंगे। ठीक है, यानी डायरेक्टली जो करंट को फ्लो कराने का मतलब कि डायरेक्टली जो हमारा आर्क का जो कांटेक्ट जो होगा वो चार्ज पार्टिकल के साथ डायरेक्टली नहीं होगा हमारा। तो इसमें आपका हीट कैसे होगा हमारा मटेरियल। ठीक है, तो इस मटेरियल को मतलब मेल्ट करने के लिए या हीट करने के लिए आपका जो यहाँ प्रोसेस होगा वो आपका आइदर जो रेडिएशन या कंडक्शन, यहाँ पर दोनों मोड से हीट का ट्रांसफर होगा। देखते हैं हम लोग कि इसमें कैसे हमारा ये वर्क करता है, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम आपका इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ये आपका सिलेंडर का जो शेप का है, ये हमारा जो फर्नेस है। और बेसिकली ये जो बना हुआ रिफ्रैक्टिव हमारा लाइनिंग का, रिफ्रैक्टिव कहने का मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्या सैंड का है, हमारा सीमेंट का है, आपका मतलब मार्बल वगैरह से मिला के इसको बनाया गया है हमारा। ठीक है, और बाहर से आपको क्या किया गया है, एक स्टील से केसिंग कर दिया गया है ताकि इसका आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको क्या है, मजबूत हो हमारा। जैसे आप डायरेक्ट आर्क फर्नेस में देखे थे, कंस्ट्रक्शन हमारा सेम है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड, हमारा सिंगल फेज फर्नेस की बात ही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड जो है हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, हॉरिजॉन्टली आपको जो है प्लेस करवाए हैं। देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ से रूप से नहीं, इसके साइड से दो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कर दिए, प्लेस कराए हैं। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम आर्क फॉर्म कराएंगे। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो आर्क जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, चार्ज पार्टिकल से डायरेक्ट हमारा क्या कांटेक्ट में नहीं है, जस्ट एबव है हमारा चार्ज से। देखिए ये क्या है, जो आर्क जो हमारा फॉर्म हो रहा है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, वो डायरेक्ट हमारा चार्ज के कांटेक्ट में नहीं है, ये जस्ट एबव द क्या है, हमारा चार्ज है हमारा। यानी यहाँ पर हम मान लो कि आर्क का फॉर्मेशन कर लिए। तो आर्क कैसे फॉर्म करेंगे, तो आर्क जो फॉर्म करने के लिए यहाँ पर लो टेंशन स्ट्राइक मेथड का हम लोग यूज करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, मोमेंटली हम लोग शॉर्ट सर्किट कराएंगे, और शॉर्ट सर्किट कराने के बाद इमीडिएटली हम इसको क्या करेंगे, विथड्रॉन करने वापस खींच लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा आर्क जो कंटिन्यूस क्या होगा, इस पाथ में फ्लो होते रहेगा। ये आर्क फ्लो होने से हमारा क्या होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव लाइनिंग है, ये जो हमारा फर्नेस है हमारा, ये अपना हीट जो है इसको जो ट्रांसफर करेगा हमारा, जिससे ये क्या होगा, हमारा यहाँ रिफ्रैक्टिव जो लाइनिंग हमारा क्या होगा, वो भी हमारा हीट होगा हमारा। ठीक है, और ये हीट अपना फिर किसको ट्रांसफर कर देगा, आपको ये चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, जिससे हमारा क्या टॉप जो लेयर हमारा जो होगा वहां पर हीट ज़्यादा डेवलप होगा हमारा। और वे हीट ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर मटेरियल अपना जो होगा चार्ज पार्टिकल फिर अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को आपको क्या करेगा, अपना हीट कंडक्शन के प्रोसेस से ये हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। यानी यहाँ पर आपको क्या है कि आर्क जो हमारा चार्ज के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं है, यानी ये चार्ज आपका हीट जो प्रोड्यूस इस सेल्फ नहीं करेगा। यानी यहाँ पर चार्ज पर जो हीट जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, आइदर बाई जो है हमारा कंडक्शन और रेडिएशन दोनों मोड से होगा। क्योंकि हमारा चार्ज जो है हमारा क्या आर्क से डिस्टेंस पर रखा हुआ है हमारा, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को जब हमको किसी भी चीज़ को मेल्ट करना रहता है तो वहाँ पर हम लोग चार्ज को ट्रांसफर करते हैं बाय रेडिएशन प्रोसेस से। तो यहाँ रेडिएशन जो प्रोसेस से हमारा क्या होगा, ये मटेरियल हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा हमारा। ठीक है, बेसिकली ये हमारा क्या होता है, नॉन फेरस मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट फर्नेस का यूज करते हैं। और इस केस में पावर जो फैक्टर आपका क्या होता है, 0.85 लैगिंग। और ये जो फर्नेस का साइज जो होता है वो 0.25 से लेके आपको 3 टन्स। क्योंकि इसमें जो हमारा हीट जो डेवलप चार्ज इस सेल्फ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जितना हमारा डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हीट डेवलप कर रहा था उससे ये क्या होगा, कम हो हमारा हीट डेवलप करेगा। इसलिए यहाँ पर आपको क्या होगा, ये जो हमारा कैपेसिटी होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ को हम लोग मेल्ट नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए हमको लार्ज कैपेसिटी आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैपेसिटी ऑफ फर्नेस नहीं, यहाँ फर्नेस का जो है स्मॉल जो क्वांटिटी
आपको नॉन फेरस मेटल्स को मेल्ट करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस फर्नेस का जो कैपेसिटी होता है वो 0.25 से लेके 3 टन तक हमको डिजाइन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर करंट हमारा डायरेक्टली जो चार्ज पार्टिकल में फ्लो नहीं हो रहा है हमारा, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्टायरिंग एक्शन हमारा डेवलप नहीं होगा ड्यू टू क्या, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब फोर्सेस के चलते या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा फील्ड के चलते। जबकि वहाँ पर डायरेक्ट आर्क फर्नेस में आप देख रहे थे डायरेक्ट हमारा करंट जो फ्लो हो रहा था चार्ज में, जिससे हमारा वहाँ पर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ था, जिससे स्टायरिंग एक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा था। ये आपका हीट जो है यूनिफॉर्मली हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने से हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोई भी स्टायरिंग एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, जो कि हमको डायरेक्ट आर्क फर्नेस में आपका स्टायरिंग एक्शन प्रोड्यूस हो रहा था, वो यहाँ पर क्या डिफिकल्टी हमारा कम हो गया हमारा। यानी कहने का मतलब कि यदि जिस मटेरियल को हमको मेल्ट करना है वहाँ पर हम लोग क्या करें, करंट को डायरेक्ट फ्लो ना करा के वहाँ पर हीट को ट्रांसफर कर दें, आइदर हमारा कंडक्शन जो मोड या रेडिएशन मोड या कंडक्शन रेडिएशन दोनों जो प्रोसेस है, तो ऐसे जो मेथड ऑफ हीटिंग को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। ठीक है, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम था। अब इसी को हम यहाँ पर जितने चीज़ बताएं उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके यहाँ पर हम लिख के रखे हैं। अब एक बात सुन लेंगे, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन इसका प्रिंसिपल आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले इन दिस टाइप ऑफ फर्नेस आर्क इज फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इस टाइप के फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, आर्क जो फॉर्म करते हैं वो कहाँ पर हम लोग करते हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच में करते हैं, जो कि हमारा जो इलेक्ट्रोड जो हमारा आर्क जो फॉर्म हो रहा है वो डायरेक्टली हमारे चार्ज के कांटेक्ट में नहीं है, ये हमारा चार्ज से जस्ट क्या है, एबव हमारा क्या है, प्लेस्ड है। ठीक है, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एबव द चार्ज एंड हीट इज ट्रांसमिट टू द चार्ज बाय रेडिएशन। और यहाँ पर हमारा चार्ज पार्टिकल में जो हीट जो ट्रांसफर होगा वो बाय किससे, रेडिएशन प्रोसेस से। ठीक है, इन फिगर shows a single phase direct arc jet furnace which is cylindrical in shape। एक हम सिंगल जे फेज आर्क फर्नेस के इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का डायग्राम बनाए हुए हैं, और सिंगल फेज में हमको दो इलेक्ट्रोड चाहिए, और ये दो इलेक्ट्रोड को हम प्रोजेक्ट जो कराए हैं वो किधर, साइड से हम लोग किए हुए हैं। ये जो वाल का साइड है उससे हम प्रोजेक्ट करवाए हुए हैं। ठीक है, द आर्क इज स्ट्रक्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग द इलेक्ट्रोड्स मैनुअली और ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट एंड देन जे विथड्रॉइंग देम अपार्ट। ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कराते हैं। ये शॉर्ट सर्किट आप मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। यहाँ वैसा आपका क्या होगा, इसमें वैसा अरेंजमेंट बनाया जाता है ताकि ये आपका मतलब यहाँ पर लीवर ऊपर लगा दिया जाए, तो लीवर लगा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली भी स्ट्राइक होगा हमारा। ठीक है, नहीं तो हम लोग मैनुअली ये दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक जैसे ही हम लोग करेंगे तो स्ट्राइक करने के बाद हम इसको फिर वापस क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा आर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब स्ट्राइक कराओगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर आर्क का फॉर्मेशन होगा, और एक बार यदि आर्क फॉर्म होगा तो वो कंटिन्यूस हमारा क्या होगा, उस कंटिन्यूस जो पाथ में आर्क सर्कुलेट होते रहेगा। ठीक है, तो आर्क क्या हमारा चार्ज के कांटेक्ट में डायरेक्ट है क्या, नहीं। तो यहाँ जब आर्क जो फॉर्म होगा, ये आर्क फॉर्म होने से क्या होगा कि ये जो फर्नेस है हमारा वो आपका क्या होगा, ये अपना आर्क ट्रांसमिट करेगा, हीट ट्रांसमिट करने से ये क्या होगा, इसका फर्नेस जो होगा हमारा टॉप लेयर, ये भी हमारा क्या होगा, आपको हीट होगा, और वो हीट होने के बाद अपना हीट जो ट्रांसफर किसको करेगा, आपको चार्ज पार्टिकल को, जिससे हमारा चार्ज पार्टिकल क्या होगा, मेल्ट होगा, और चार्ज पार्टिकल में इतना हीट डेवलप हो जाएगा और वो हीट अपना एडजेसेंट पार्टिकल्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रेडिएशन भी हो रहा है और कंडक्शन प्रोसेस दोनों भी हो रहा है। ठीक है, द हीट फ्रॉम द आर्क एंड द हॉट जे रिफ्लेक्टिव इज ट्रांसमिटेड टू द टॉप लेयर ऑफ द चार्ज बाई रेडिएशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो हमारा आर्क जो हीट डेवलप करेगा, इस हीट अपना ट्रांसफर करेगा टॉप जो लेयर को, यहाँ पर हमारा साइड वाले को, ये आपका किसको, फर्नेस को, तो फर्नेस भी हमारा क्या होगा, वहाँ पर ये हीट होगा हमारा वहाँ। ठीक है, और फिर अपना क्या करेगा, उसका ट्रांसफर कर देगा अपना हीट को किस पे, चार्ज पार्टिकल से। द हीट फ्रॉम द हॉट टॉप लेयर्स ऑफ द चार्ज इज फर्दर ट्रांसफर टू द अदर पार्ट बाय कंडक्शन। ये आपका हीट जब हमारा चार्ज होगा तो ये चार्ज हीट इतना डेवलप करेगा, ये हीट अपना फिर ट्रांसफर किसको करेगा, अपने बगल वाले आपका जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, ये रेडिएशन हुआ,
और ये क्या हुआ, कंडक्शन, यानी यहाँ पर दोनों मोड हो रहा है, रेडिएशन और कंडक्शन दोनों हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ फर्नेस सिंस नो करंट पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द चार्ज, इस केस में हमारा कोई भी करंट हमारा डायरेक्टली चार्ज में फ्लो नहीं हो रहा है, तो जिससे देयर इज नो इनहेरेंट स्टीयरिंग एक्शन, जिससे कोई भी स्टीयरिंग एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा ड्यू टू हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेटअप बाय द करेंट। मतलब यहाँ पर यदि यहाँ पर करंट के चलते डायरेक्ट या करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो होने के चलते इसमें कोई भी स्टीयरिंग एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इन दिस फर्नेस सिंस द चार्ज इज हीटेड बाय रेडिएशन ओनली, इस टेम्परेचर इज लोअर देन दैट क्या ऑब्टेनेबल इन डायरेक्ट आर्क फर्नेस। ये भी बताए थे कि इस केस में हमारा क्या है, डायरेक्टली हमारा चार्ज जो है हीट आपको डेवलप नहीं कर रहा है, यहाँ पर रेडिएशन प्रोसेस हो रहा है, तो इस मेथड में उतना हीट डेवलप नहीं होगा जितना कि हमारा क्या होगा डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हीट डेवलप हुआ था। ठीक है, और इसके लिए जब पावर जे फैक्टर का वैल्यू यहाँ पर 0.85 लैगिंग होता है, इस फर्नेस का कैपेसिटी 0.25 से लेकर 3 टन्स के बीच में होता है। ठीक है, दिस फर्नेस आर मेनली एम्प्लॉयड फॉर मेल्टिंग नॉन फेरस मेटल, याद रखेंगे ये किसके लिए, नॉन फेरस मेटल्स के लिए किया जाता है। हाउएवर दे कैन बी यूज फॉर आयरन जो फाउंडेज, आयरन जो फाउंडेज के लिए भी इसका यूज किया जाता है, वे स्मॉल जो क्वांटिटी ऑफ आयरन आर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली, जहाँ पर हमको स्मॉल जो क्वांटिटी ऑफ आयरन को मतलब रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर भी हम लोग इस मेथड से आपको क्या कर सकते हैं, आपको मटेरियल को मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्नेस। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट आर्क फर्नेस एंड इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले क्या होगा कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम इलेक्ट्रोड को जो प्रोजेक्ट किए थे वो क्या किए थे, वर्टिकली किए थे, जबकि इनडायरेक्ट में हम इलेक्ट्रोड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहाँ, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हमारा क्या था, आपका चार्ज हमारा जो था डायरेक्टली जो कॉन्टेक्ट विथ आर्क था, इस केस में हमारा क्या है, आपका आर्क के साथ, आर्क हमारा क्या है, चार्ज के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं है हमारा। ठीक है, वहाँ पर चार्ज में हमारा क्या हीट डेवलप हो रहा था इटसेल्फ, यहाँ पर चार्ज में हीट डेवलप इटसेल्फ नहीं हो रहा है, यहाँ चार्ज में हीट जो डेवलप हो रहा है वो किससे, बाय रेडिएशन प्रोसेस से हो रहा है। वहाँ पर क्या था हमारा, उसमें हीट जो हमारा ये हीट अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हो रहा था, जबकि यहाँ पर हीट हमारा क्या होगा, आपका डायरेक्ट आर्क फर्नेस से कम होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आपका डायरेक्ट आर्क फर्नेस एंड इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब रेजिस्टेंस हीटिंग में बात किए थे, तो रेजिस्टेंस हीटिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक रजिस्टर में डायरेक्ट हम करंट फ्लो कर रहे थे, करंट फ्लो आने से हमारा क्या हो रहा था, वहाँ पर हीट डेवलप हो रहा था, और उस हीट जो डेवलप हुआ था उससे यदि उस हीट को डायरेक्ट हम चार्ज पार्टिकल में पास करा दिए थे, तो वहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो वहाँ पर ये क्या हम लोग हीटिंग चैम्बर डिजाइन किए थे हमारा इनडायरेक्ट में, तो उस हीटिंग चैम्बर जो डिजाइन किए थे उसका हम डिजाइन कैसे करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यानी हम लोग जानने जाएंगे डिजाइन ऑफ हीटिंग एलिमेंट, जो कि रेजिस्टेंस हीटिंग में आपको पढ़ाए थे। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में 2 टाइप का बताए थे, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या कि हीट डेवलप करने के लिए वहाँ पर हम लोग हीटिंग एलिमेंट डिजाइन किए थे। तो हीटिंग एलिमेंट में बताया था कि आइदर सर्कुलर शेप में होगा, नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस डिस्कस करेंगे आपका वो जो डिजाइन होगा हमारा हीटिंग चैम्बर का, कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, डिजाइन करके उसका लेंथ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायमीटर कैसे निकालेंगे, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। आप लोग इतना नोट डाउन कर लें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट। बेसिकली ये रेजिस्टेंस हीटिंग का हमारा क्या है टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डिजाइन ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ क्या, रेजिस्टेंस हीटिंग। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में आपको बताया था कि 2 टाइप का हीटिंग होता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में चूंकि हम जिस मटेरियल को मेल्ट करना होता है वहाँ पर हम करंट डायरेक्ट जो फ्लो नहीं कराए थे, तो सबसे पहले वहाँ पर हीटिंग हम लोग जो हीट डेवलप किए थे उसके लिए हम लोग एक चैम्बर, हीटिंग चैम्बर डिजाइन किए थे। और हीटिंग जो चैम्बर जो होता है वो बेसिकली 2 शेप का होता है हमारा, एक आपका सर्कुलर सेक्शन का होता है और एक आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो उसी का हम लोग आज डिजाइनिंग करने जा रहे हैं। जब सर्कुलर सेक्शन का डिजाइन करोगे तो सर्कुलर जो सेक्शन का डिजाइन करोगे तो उसका डायमीटर का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा,
लेंथ हमारा कितना होना चाहिए। सिमिलर वे में जब रिबन टेप होगा हमारा तो कितना थिकनेस होना चाहिए, कितना हमारा लेंथ होना चाहिए, ये सारे चीज़ हम लोग डिजाइन करके उसका एक फार्मूला हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या है, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिजाइन ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट। इट इज़ द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग। ये रेजिस्टेंस हीटिंग का पार्ट है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पर हम लिख के रखे हुए भी हैं, इसको हम लोग टाइप करके रखे हुए हैं ताकि हमको सुविधा हो, आपको समझाने में टाइम हमको कम लगे, इसलिए हमने फॉर्मूला पहले ही टाइप कर दिया है। द हीटिंग एलिमेंट आर नॉर्मली जे मेड ऑफ सर्कुलर सेक्शन और रेक्टेंगुलर जे कंडक्टिंग रिबन। जो हमारा हीटिंग जो एलिमेंट होता है बेसिकली उसका जो दो शेप में हम लोग डिजाइन करते हैं, एक सर्कुलर सेक्शन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर जो रिबन शेप का होता है। यानी ये दो टाइप का डिजाइनिंग पढ़ेंगे हमारा, जिसका हम लोग डिजाइन करके उसके लिए हम लोग डायमीटर और लेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। यानी दो आपका हीटिंग एलिमेंट जो डिजाइन करेंगे वो दो आपका टाइप का होगा, एक होगा सर्कुलर शेप का और दूसरा हमारा होगा रेक्टेंगुलर रिबन टाइप का होगा। ठीक है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, ए हीटिंग एलिमेंट डिसिपेट एज मच हीट फ्रॉम इट्स सरफेस एज इट रिसीव्स द पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग मान लो कि आपको हीटिंग एलिमेंट हम डिजाइन किए, तो जैसे तुम सप्लाई देगो तो सप्लाई देने के बाद हमारा क्या होगा, वहाँ जो हीट वो डेवलप करेगा हमारा पूरे जो सरफेस में, वो आपका जब जितना सप्लाई आप देते हो उससे हमारा क्या होता है, ज़्यादा हमारा क्या होता है, सरफेस पर हीट डेवलप होता है हमारा। लेकिन बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए हमारा। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम जितना इनपुट हम सप्लाई दें और हमारा जितना पावर हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमको क्या होना चाहिए, आपको आउटपुट भी मिलना चाहिए। यानी आपका टोटल जो इनपुट जो पावर जो होना चाहिए, जितना इनपुट सप्लाई होगा उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, हीट हमारा डेवलप भी होना चाहिए हमारा अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में। लेकिन स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट डिसिपेट, जो हीटिंग एलिमेंट डिजाइन कर रहे हैं वो डिसिपेट करता है एज मच हीट फ्रॉम इस सरफेस, मतलब इस सरफेस से ज़्यादा हमारा हीट क्या करता है, वो डिसिपेट करता है। ठीक है, एज इट रिसीव पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिक पावर से जितना हमारा रिसीव किया उससे ज़्यादा आपका सरफेस के पास हमारा क्या होगा, हीट आपको क्या करेगा, ये डेवलप करेगा। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि यदि P हमारा इनपुट पावर है और H हमारा टोटल हीट जो डिसिपेट बाय द सरफेस है, जो कि रेडिएशन जो प्रोसेस से है हमारा, क्योंकि आपको क्या होगा, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है तो इनडायरेक्ट में हमारा हीट जो ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या, जहाँ हीटिंग एलिमेंट है उससे दूर है तो वहाँ पर हीट जो हमारा होगा वो ट्रांसफर बाय रेडिएशन जो प्रोसेस से होगा हमारा। तो इफ P इज द पावर जे इनपुट एंड H इज द हीट जे डिसिपेटेड बाय रेडिएशन, देन P इक्वल टू क्या होना चाहिए, H अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब जितना हम इनपुट पावर दें वो टोटल का टोटल हमारा क्या होना चाहिए, हीट यदि हमारा सरफेस से आपका डिसिपेट हो जाए और इनपुट पावर के बराबर होगा हमारा, वो कब, स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये होना चाहिए P इक्वल टू H हमारा। ठीक है, अब आप स्टीफेंस लॉ से आप जानते हैं कि टोटल हीट जो होगा हमारा जो ट्रांसफर बाय रेडिएशन जो प्रोसेस से, उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, H का वैल्यू 5.72 K इंटू E, T1 बाई 100 पर पावर 4, T2 बाई 100 पर पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी ये टोटल हमारा क्या, सरफेस एरिया पर हमारा जो हीट हमारा जो डेवलप होगा, जो ट्रांसफर करेगा हमारा, वो कितना होना चाहिए, उसका वैल्यू इतना। यहाँ देखना वाट पर मीटर, यदि तुम सेंटीमीटर में बात करोगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा। बस फॉर्मूला में T1 बाई 1000 पर पावर 4, T2 बाई 1000 पर पावर 4 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना मीटर स्क्वायर में हम मेजर कर रहे हैं। जहाँ K आपका क्या है, रेडियंट इफिशियंसी है और ये हमारा क्या है, इमिसिविटी है। ठीक है, इस E का वैल्यू 1 होगा फॉर ब्लैक बॉडी के लिए और हमारा 0.9 जो होगा फॉर रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट के लिए। यदि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट मेंशन हो तो उस समय हम E का वैल्यू 0.9 यूज करेंगे और 1 हमारा किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में कोई हमारा हीटिंग एलिमेंट मेंशन नहीं है, ऑब्वियस है जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो हीटिंग एलिमेंट आपको पता होगा वो किस का बना हुआ है, आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा हमारा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट के लिए 0.9 और आपका ब्लैक बॉडी के लिए 1। T1 हमारा क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, जो कि हम केल्विन में मेजर कर रहे हैं, जबकि टेम्परेचर क्वेश्चन में आपको सेंटीग्रेड में दिया हुआ रहेगा, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो उसको 273 से हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे।
ठीक है। सेंटीग्रेड को केल्विन में बनाने के लिए 273 प्लस क्या सेंटीग्रेड कर लेंगे तो केल्विन में होगा। और T2 हमारा टेम्परेचर किसका है, कोल्ड बॉडी का है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, हमारा टोटल जो हीट हमारा जो ट्रांसफर करेगा हमारा सरफेस बॉडी पर बाय रेडिएशन प्रोसेस से, जिसका वैल्यू इतना होगा हमारा। और अंडर स्टेडी कंडीशन में P का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, H के बराबर होना चाहिए। यदि इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हो जाए तो कोई लॉस नहीं होगा हमारा। स्टेडी स्टेट कंडीशन में यही होना चाहिए, जितना इनपुट दिए उतना सारा का सारा आउटपुट में हमारा क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो किसी टाइप का लॉस नहीं होगा। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, P का वैल्यू H के कितना बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सर्कुलर सेक्शन में डिजाइन कर रहे हैं। सबसे पहला केस ले रहे हैं फॉर सर्कुलर कंडक्टर के लिए, ठीक है। कैसा सिलेक्ट किया हम लोग, यानी ओवन जो बनाया, डिजाइन जो कर रहे हैं वो कैसा है, हमारा हीटिंग एलिमेंट जो डिजाइन कर रहे हैं वो कैसा है, सर्कुलर कंडक्टर का है, ठीक है। जब मान लो ओवन, तुम जैसे सिंपल एक ओवन माइक्रो ओवन देखो होगे, तो माइक्रो ओवन में जब देखते हो तो उसके साइड में हमारा जो होता है हीटिंग एलिमेंट बना हुआ रहता है। तो ये हीटिंग एलिमेंट हमारा क्या होता है, वो सर्कुलर सेक्शन का होता है, और दोनों सर्कुलर सेक्शन के बीच हमारा डिस्टेंस होता है हमारा कुछ, ठीक है। तो ये सर्कुलर जो सेक्शन का हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सर्कुलर सेक्शन में लिए, इसके लिए कुछ एज्यूम किए हैं। मान लिए कि भी हमारा जो अप्लाई जो वोल्टेज टू द हीटिंग एलिमेंट, ये जो सर्कुलर सेक्शन का डिजाइन किया उसमें हम कितना वोल्टेज इनपुट अप्लाई किए हैं, भी, जो कि वोल्ट में है। और इसका रेजिस्टेंस हमारा जो है वो हीटिंग एलिमेंट का वो ओम में है। हम लोग जानते हैं कि R का वैल्यू रो L/A के बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो डिजाइन किए हमारा, तो इसी को हम डिजाइन करने के बाद हम इसका लिखेंगे कि ये सर्कुलर सेक्शन है तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना लेंथ आना चाहिए, ठीक है। कितना चौड़ा बनाओगे, लंबा बनाओगे वो, तो लेंथ और डायमीटर का वैल्यू हम सर्कुलर सेक्शन जब डिजाइन करेंगे हीटिंग एलिमेंट तो उसके वैल्यू को हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो L/A क्या है, A होता है, जहाँ A आपका क्या है, ये हमारा आपका सरफेस एरिया है हमारा, ठीक है। A हमारा क्या है आपका, ये कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा। और चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सर्कुलर का जो होता है वो πd² के बराबर होता है, ठीक है। टोटल इनपुट जो पावर जो होगा हमारा, उसका वैल्यू P का वैल्यू V² होगा, फॉर्मूला हमको पता है। और V² R का वैल्यू रो L/A। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो AV² होगा। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A निकाले, उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो A का वैल्यू कितना, πd²/4, तो ये कितना हो जाएगा, πd²/4 इंटू V²L, ठीक है। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना दिए, यहाँ से L/D का वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 रो इंटू L इंटू P इक्वल टू πd²V²। यहाँ से L/D² का वैल्यू निकालें, जिसका वैल्यू कितना आ गया, L/D² का वैल्यू πV²/4 रो इंटू P, ठीक है। आपको जो अब प्रॉब्लम बनाओगे तो प्रॉब्लम बनाने के समय वहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि हीटिंग एलिमेंट का शेप कैसा है। यदि सर्कुलर सेक्शन होगा तो इस इक्वेशन को हमको रिमेंबर रखना होगा फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए। L/D² का वैल्यू कितना, πV²/4 रो इंटू P हमारा ये, ठीक है। और अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए इनपुट जो पावर जो होना चाहिए वो H के बराबर होना चाहिए। और H आप थोड़ा देखोगे ये क्या 5.72 K इंटू ई T1/x⁴ T2/x⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। हम कह रहे हैं अंदर स्थित दोनों पावर बराबर होना, तो इसको पावर में बनाने के लिए इसको मीटर स्क्वायर से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर यूनिट किसका होता है, आपका एरिया का होता है। यानी आपका ये तो हमारा टोटल कितना हीट डेवलप करेगा पूरे सरफेस एरिया में, उसका वैल्यू निकाल दें और इसको P से इक्वेट कर दें तो हमारा वहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगा। तो सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन है तो इसका सरफेस एरिया यदि इसको हम खोल दें तो सरफेस एरिया ऐसा मिलेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, ये तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो सरफेस एरिया का वैल्यू πd इंटू कितना L होगा हमारा ये, यानी टोटल हीट जो डेवलप होगा हमारा वो कितना हो जाएगा हमारा, उसको πdL इंटू कितना H के बराबर टोटल हीट आपका डिसिपेट जो होगा हमारा यही होगा। टोटल हीट कितना डिसिपेट हो जाएगा हमारा, ये πdL इंटू कितना टोटल हीट डिसिपेट वैल्यू πdL इंटू कितना H। और अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए हमारा कि इनपुट जो पावर जो होना चाहिए वो टोटल हीट डिसिपेट के बराबर होना चाहिए। यहाँ H नहीं लिखिए, टोटल हीट डिसिपेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। टोटल हीट डिसिपेट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं πdL इंटू HP।
यहाँ से P का वैल्यू हम लोग देखो पुट कर सकते हैं, पाई डी स्क्वायर वी स्क्वायर 4 रो इंटू एल, इसमें पुट कर लिए हम लोग। पुट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा टर्म हमारा कैंसिल भी हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल होगा, एक डी से डी कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू डी वी स्क्वायर 4 रो एल इक्वल टू एल इंटू कितना है एच हमारा। यदि यहाँ से एक हम इक्वेशन बना दें तो यहाँ से देखिए तो एक वैल्यू हम निकालें तो क्या आएगा, डी बाई एल स्क्वायर का वैल्यू 4 रो एच वी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमको मिला, इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, ये वाले को इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। यदि ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमको क्या, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ हीटिंग एलिमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग क्या किए, यदि हमको सर्कुलर ये सेक्शन यदि हम हीटिंग एलिमेंट डिजाइन करने जा रहे हैं तो उसके लिए कितना लेंथ होना चाहिए और कितना डायमीटर होगा, उसको हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा ये आपका हो गया किस शेप के लिए, सबसे पहले डिस्कस किए फॉर सर्कुलर कंडक्टर के लिए। इसके बाद हम लोग फॉर आपको रेक्टेंगुलर रिबन टाइप के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है कि ये वाला यदि सर्कुलर ये सेक्शन होगा तो इस चीज को याद रखिएगा, एल बाई डी स्क्वायर इक्वल टू पाई वी स्क्वायर बाई 4 रो इंटू कितना पी। और अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारा टोटल इनपुट पावर जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, टोटल आउटपुट पावर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट जो पावर करने का मतलब स्टेडी स्टेट में टोटल हीट जो डिसिपेट होगा वो इनपुट पावर के बराबर हो जाए। और टोटल हीट डिसिपेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कितना हीट हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है बाय रेडिएशन प्रोसेस है वो इनटू सरफेस एरिया से हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमको टोटल हीट डिसिपेट पता चल जाएगा हमारा। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ और डायमीटर का वैल्यू मिल जाएगा हमारा। नेक्स्ट में हम दूसरा जो केस डील करेंगे वो फॉर किसके लिए, रिबन टाइप के लिए, रिबन शेप के लिए हम लोग या रेक्टेंगुलर शेप के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लें। अब हम लोग दूसरा जो हीटिंग एलिमेंट डिजाइन करने जा रहे हैं, उस हीटिंग एलिमेंट का शेप आपका कैसा है, हमारा आपका रेक्टेंगुलर है या इसी को बोलो रिबन आपका टाइप एलिमेंट है हमारा। रेक्टेंगुलर जे कंडक्टर या रिबन जे शेप कंडक्टर के लिए हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक हम लोग फ्लैट जे रेक्टेंगुलर जे क्रॉस सेक्शन कंडक्टर जे कंसिडर किए हुए हैं, जो कि आपके फिगर में है हमारा। तो ये जो हमारा रिबन टाइप जो शेप है हमारा या रेक्टेंगुलर जो शेप कंडक्टर जो सिलेक्ट किए हैं, उसका हम मान रहे हैं कि बिट हमारा कितना है, W है, लेंथ हमारा क्या है, L है, और थिकनेस कितना है, T है हमारा। ठीक है, यानी हम जब ऐसा डिजाइन करेंगे तो हमारा कितना लेंथ होना चाहिए, कितना बिट होना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए, ये हमको पता हो जाए तो हम रेक्टेंगुलर शेप का हीटिंग एलिमेंट इजी वे में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस आपका डिजाइनिंग करने के लिए जैसे सर्कुलर सेक्शन के लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे, सेम प्रोसेस है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यदि इस रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो इसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले निकाल लें। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो होगा वो कितना, W इंटू टी के बराबर होगा, बिट इंटू थिकनेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा हमारा। इनपुट पावर का वैल्यू क्या होगा हमारा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हम लोग जानते हैं, और R इक्वल टू रो एल बाई क्या होता है, एरिया हमारा। यहाँ ए जो कैपिटल ए जो है हमारा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू ए वी स्क्वायर बाई रो एल यहाँ से, और यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया का ए का वैल्यू W इंटू टी आया है, इसमें हम पुट कर दिए, तो ए का वैल्यू W इंटू टी वी स्क्वायर बाई कितना, रो इंटू एल हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, क्रॉस सेक्शनल मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, P रो इंटू एल इक्वल टू W टी वी स्क्वायर हमारा। ठीक है, यहाँ से हम L बाई W टी का वैल्यू निकाल लें तो L बाई W टी का वैल्यू कितना होगा, वी स्क्वायर इंटू कितना, रो इंटू पी हमारा, कि नहीं। जबकि वहाँ पर हम लोग सर्कुलर सेक्शन डिजाइन किए थे तो हमारा L बाई डी स्क्वायर इक्वल टू आया था हमारा पाई वी स्क्वायर बाई 4 रो इंटू पी आया था। यहाँ पर क्या है, L बाई W टी इक्वल टू वी स्क्वायर रो इंटू पी हमारा, इसको नंबर 1 मान लिया। स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारा होना क्या चाहिए, टोटल इनपुट पावर जो का वैल्यू जो होना चाहिए टोटल हीट डिसिपेटेड बाय द सरफेस के बराबर होना चाहिए। तो टोटल हीट हमारा कितना हमारा मतलब सरफेस पर आपका डिसिपेट होगा उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो टोटल हीट डिसिपेटेड बाय द अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन P इनपुट पावर का वैल्यू टोटल हीट डिसिपेटेड बाय सरफेस के बराबर होना चाहिए। तो टोटल हीट हमारा कितना आपका होगा,
सरफेस पर। तो इसी का ना टोटल ही जो सरफेस पर थोड़ा निकालोगे तो देखना इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हम कह रहे हैं कि आपका इसका जो सरफेस एरिया पूरा मतलब चारों तरफ का हमको निकालना पड़ेगा। तो चारों ओर कंसीडर यदि कर लें तो सबसे पहले यदि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, हम कह रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखना, 2 टाइम्स W इंटू एल, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स W इंटू एल प्लस 2 टाइम्स L इंटू टी, और पूरे को ब्रैकेट में रखें इंटू H हमारा, क्योंकि हमारा L इंटू टी हमारा जो होगा इसके चलते T हमारा थिकनेस बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग 2L इंटू टी का जो हमारा सरफेस एरिया जो ये होगा हमारा, इसका वैल्यू बहुत कम होगा, इसलिए इसको हमको साइड वालों को हम लोग निगलेक्ट कर दिए हैं। यानी ओनली जो हीट जो डेवलप होगा टोटल उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना 2 टाइम्स W इंटू कितना L के बराबर, 2 टाइम्स WL इंटू कितना H के बराबर। क्योंकि ये वाला वैल्यू बहुत ही कम है इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट कर दिए। ऐसे टोटल होना चाहिए था इसका वैल्यू आपका ये होना चाहिए, टोटल आपका होना चाहिए था आपका हीट डिसिपेट जो होना चाहिए था 2 टाइम्स W इंटू एल प्लस आपका L इंटू टी इंटू एच, ये क्योंकि ये वाला वैल्यू हमारा क्या है, ये वैल्यू L इंटू टी बहुत ही हमारा टी थिकनेस बहुत कम है हमारा, इसलिए L इंटू टी का वैल्यू बहुत कम होगा, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर दिए हैं। यानी 2LT जो वैल्यू है उसका कम है इसलिए इसको हम लोग इग्नोर किए हुए हैं। यानी टोटल हमारा जो होगा वो हीट डिसिपेट बाय सरफेस एरिया का वैल्यू 2W इंटू एल इंटू एच जो कि P के बराबर होगा। और P हमारा क्या इनपुट पावर है जिसका वैल्यू WTV² बाई रो इंटू एल है। यहाँ से W क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो TV² का वैल्यू जो हो जाएगा रो L² H के बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग निकाल लिए T/L² का वैल्यू 2 रो H बाई कितना V²। यदि हम इस इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लें तो हमको सॉल्व करने पर इसका L लेंथ कितना होगा, कितना बिट होना चाहिए, कितना हमारा थिकनेस होना चाहिए, ये हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट में चूंकि हम करंट तो डायरेक्ट पास नहीं करा रहे थे, वहाँ पर हमको जो मटेरियल को जो मेल्ट करना था वहाँ पर उसमें हीट जो ट्रांसफर हो रहा था बाय क्या से, रेडिएशन जो प्रोसेस से या कंडक्शन से या कन्वेक्शन प्रोसेस से हो रहा था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हीट जो हम लोग डेवलप करवाए थे उस हीट डेवलप करने के लिए वहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट चैम्बर डिजाइन किए थे। और जो हीटिंग एलिमेंट चैम्बर डिजाइन करोगे वो किस शेप का होना चाहिए, तो 2 शेप का होगा, आइदर सर्कुलर सेक्शन का होगा या रेक्टेंगुलर कंडक्टर शेप का होगा। यदि रेक्टेंगुलर सेक्शन का होगा तो हमारा उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि हमारा रेक्टेंगुलर होगा तो लेंथ का वैल्यू क्या होना चाहिए, बिट कितना होना चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, वो सारे को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यहाँ पर ड्राइव किए और इस पर बेस्ड हम लोग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको रिमेंबर रखेंगे। जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो इस फार्मूला का यूज जरूर करेंगे, इसको आप याद रखिएगा, L/WT इक्वल टू V² रो इंटू P, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।